Hello students, welcome back to in my educational YouTube channel RT Lectures. Students, today we will discuss about intravenous pylography और intravenous urography. आज हम डिस्कस करने वाले इंट्रावीनस पाइलोग्राफी प्रोसीजर के बारे में। तो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी प्रोसीजर क्या है, क्या इसके इंडिकेशंस है और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, और इस प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड किया जाता है और क्या क्या इसके अंदर सावधानियाँ रखी जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट विथ माय इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, दैट मीन इंट्रावीनस यूरोग्राफी। जो पाइलो जो वर्ड होता है वो होता है रिलेटेड किससे, किडनी से, क्योंकि जो किडनी में जो पाइलस होता है उस वर्ड से ये रिलेटेड होता है पाइलो। और ग्राफी मीन जिसका रेडियोग्राफ लेना, और यूरो जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए इसको इंट्रावीनस यूरोग्राफी। इंट्रावीनस का मतलब है यहाँ पे कि वेन्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोडक्शन करते हुए इस प्रोसीजर को प्रोसीड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी प्रोसीजर। तो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी प्रोसीजर एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही होता है बेसिकली, जो कि अपने यूरिनरी सिस्टम का होता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं जो आपको पता है, KUB होते हैं, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर्स। तो यूरिनरी सिस्टम का एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं, और उसके दौरान जब ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल्टर होता है किडनी से और फिल्टर होता हुआ एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू यूरेटर्स में, ब्लैडर में जाता हुआ, तो तब इसके रेडियोग्राफ्स लिए जाते हैं डिफरेंट, और फिर उन रेडियोग्राफ्स की मदद से हम उसकी स्टडी करते हैं। फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशंस अपने पास कलेक्ट होती है उनके हिसाब से अपन इसको स्टडी करते हैं। तो आइए बात करते हैं अब इसके इंडिकेशन, इसकी एनाटॉमी की। क्या इसकी एनाटॉमी है इस प्रोसीजर की, यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर 1 पेयर होता है किडनी एंड 1 पेयर यूरेटर्स होता है एंड 1 ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। जो इसके अंदर आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तो हो गई इसके अंदर लेफ़्ट किडनी एंड ये हो गई इसकी राइट किडनी, ठीक है। जो लेफ़्ट वाली किडनी होती है वो राइट वाली से थोड़ी ऊपर की तरफ सिचुएटेड होती है, और ये दोनों जो यूरेटर होती है वो जंक्शन का काम करती है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम करती है यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनीज के मध्य। तो ये क्या काम करती है यूरेटर, ये ट्रांसमिट करने का काम करती है यूरिन को, कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले किडनीज के बारे में। तो किडनीज क्या होती है कि एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है किडनीज, 2 किडनीज होती हैं, और जो रेडिश ब्राउन का होती है ये बॉडी का अपना वाइटल ऑर्गन होता है, और ये अपने जो एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसकी जो इनर डोर्सल सरफेस होती है वहाँ पर ये उस सिचुएटेड होती है, और जो अपनी जो वर्टिब्री होती है T12 से L3 उनके लेवल पे सिचुएटेड होती है। साइज़ की बात करें तो बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और जिसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, जैसा कि NCERT में भी ये दिया हुआ है। एवरेज वेट की बात करें तो 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। जैसे ये किडनी है ऐसे, ठीक है, तो ये बीन शेप्ड हो गई ऐसे, ठीक। तो जो यहाँ पर ये इसकी इतने से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ये विड्थ हो गई ये 5 से 7 सेंटीमीटर हो गई, और ये जो इसकी थिकनेस हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की ये 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। तो ये वेरी करती है अलग अलग एज ग्रुप के जो पर्सनस होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके यूरेटर्स की। तो यूरेटर्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है यूरेटर्स का, जो यूरिन कलेक्ट करना होता है किडनी से, और जो यूरिन को ट्रांसमिट करते हैं ब्लैडर के अंदर, इनका ये बेसिकली फंक्शन होता है ट्रांसमिट करना यूरिन को, ठीक है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के जंक्शन होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं इसके जो यूरेटर्स है उसके, एक तो होता है डिस्टल पार्ट होता है और एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। जो मोस्ट डिस्टल और मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट की बात करें तो जो मोस्ट डिस्टल पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं UB जंक्शन, एंड जो मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं PU जंक्शन। दोनों के नाम यहाँ पे यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन एंड यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन दिया हुआ है। तो 2 जंक्शन होते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर डायग्राम में दिखाना चाहूँगा कहाँ पे होते हैं। जो यहाँ पे जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, जो कि ये मोस्ट प्रोक्सिमल
जो पार्ट होता है यूरेटर का, तो यहाँ पे होता है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन होता है यहाँ पे। और जो यहाँ होता है, यहाँ पे होता है यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन। जो वेसाइकल वर्ड होता है एक थैली के लिए दिया जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक थैली के रूप में काम करती है यूरिन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इसके यूरिनरी ब्लैडर की, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और होलो ऑर्गन होता है ये, और जिसका जो बेसिकली जो फंक्शन होता है उसको स्टोर करना होता है यूरिन को, और ये एक्सक्रीट करता है यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूवी जंक्शन एंड पीयू जंक्शन दिखाया गया है। जो पीयू जंक्शन मतलब पेल्विको यूरेट्रिक जंक्शन, ये तो यहाँ पे है, एंड जो यूवी जंक्शन है यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन, ये यहाँ पे है। दोनों के दोनों जंक्शन यहाँ पे इसमें शो किए हुए हैं। और एक कंडीशन यहाँ पर शो कर रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के अंदर ब्लॉकेज आ गया। इस ब्लॉकेज के कारण जो यूरिनरी ब्लैडर था उसके अंदर यूरिन का जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो गई। उस क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, यूरिन का क्या हुआ, बैक फ्लो होने लग गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो इसके अंदर है ना, बहुत अत्यधिक मात्रा में यूरिन आ जाता है यूरेटर के अंदर। तो यूरेटर्स क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, और यहाँ पर यूरिन बहुत अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। जैसे कि अपन आगे इंडिकेशंस के अंदर देखेंगे। इसमें बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो क्या क्या इसके इंडिकेशंस है। सबसे पहले है एबनॉर्मलिटी इन किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, मतलब केयूबी में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो। चेक फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब RFT, किडनी के नॉर्मल फंक्शंस को चेक करना हो, रीनल फंक्शन टेस्ट। चेक फॉर शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द किडनी, किडनी की पोजीशन कहाँ पे है, किडनी की कितने साइज़ की किडनी है, कहीं किडनी के अंदर इनलार्जमेंट तो नहीं है, या पोजीशन कहाँ पे पोजीशनड है किडनी। और एक्टोपिक किडनी, एक्टोपिक किडनी की कंडीशन वो होती है जहाँ पर किडनी अपनी जो कि जनरली पाई जाती है उस सिचुएशन से, पोजीशन से कहीं दूसरी जगह पोजीशन हो किडनी, तो उसे जो कंडीशन, वो मेडिकल कंडीशन होती है, उसको अपन एक्टोपिक किडनी कहते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस मतलब रीनल स्टोन्स आर फाउंड विद इन द किडनी। अगर किडनी के अंदर रीनल स्टोन का फॉर्मेशन होगा तो उसको जो मेडिकल कंडीशन होती है उसको अपन कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेक्स्ट है यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर किडनी से जो स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वहाँ से वो मूव कर जाए किसके अंदर, यूरेटर में, ब्लैडर में, या फिर यूरिथ्रा के अंदर, इन तीनों में से किसी में अगर ब्लॉकेज कर देती है यहाँ के अंदर, यहाँ आके फंस जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है यूरोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस वो कंडीशन जहाँ पर किडनी के अंदर स्टोन है, और यूरोलिथियासिस वो कंडीशन जहाँ किडनी से स्टोन पास होके यूरेटर्स या ब्लैडर या यूरिथ्रा के अंदर फंस गई है। एक होता है यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से हो सकता है, जैसे कि यूरेटर्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाए किसके कारण, स्टोन्स के कारण, या फिर आ जाए कोई ट्यूमर्स या सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए वहाँ पर, उसके कारण हो सकता है ब्लॉकेज, या फिर किसी फॉरेन बॉडी के आ जाने के कारण भी इसके अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। एक मेडिकल कंडीशन है इसके अंदर हीमेचूरिया। हीमेचूरिया को भी इसके अंदर डायग्नोस करते हैं हम। जो हीमेचूरिया कि किस कारण से ब्लड के अंदर यूरिन आ रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन किस कारण, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड किस कारण से आ रहा है, तो उस कंडीशन को भी हम डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट है पाईयूरिया। पाईयूरिया होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो यूरिन के अंदर यूरिन के साथ पस आने लगता है, उस कंडीशन में, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। ये पाईयूरिया की एक मेडिकल कंडीशन होती है। ये भी एक है डिस्यूरिया मेडिकल वर्ड। डिस्यूरिया में क्या होता है कि जनरली जब पर्सन यूरिनेशन करता है, मिक्योरेट करता है, तो उस वक्त उसके पेन महसूस होता है या बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, तो वो कंडीशन होती है डिस्यूरिया की कंडीशन। एक होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस से एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो फ्लूइड है ना किडनी के अंदर बैक फ्लो होने लग जाता है यूरिन का। एक कंडीशन प्रेसिस बाई एक्सेस फ्लूइड इन किडनी ड्यू टू ए बैक फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का बैक फ्लो। जैसे कि मैं पहले पिछले यहाँ पे मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जो एक ये कंडीशन है, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है, ये वो ब्लॉकेज के कारण आते हैं, या तो यूरेटर में ब्लॉकेज आ जाए या फिर यूरिथ्रा के अंदर। दोनों में अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में क्या आता है, यूरिन का जो बैक फ्लो होने लग जाता है और यूरेटर एक एक्सपेंड हो जाती है यूरेटर, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन।
जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे एक्टोपिक किडनी को यहाँ पे शो किया हुआ है। जो किडनी ये जो नॉर्मल सिचुएशन सिचुएटेड होती है यहाँ पे T12 से L3 के लेवल पर, तो यहाँ पे ना होके किडनी यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये कंडीशन कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्टोपिक किडनी की कंडीशन। नेक्स्ट है नेफ्रोलिथियासिस एंड यूरोलिथियासिस। अगर स्टोन किडनी के अंदर, पेल्विस के अंदर, रीजन के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन किडनी के पेल्विस में हो रहा है या किडनी में हो रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी नेफ्रोलिथियासिस की कंडीशन। एंड अगर वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यहाँ पर इसके अंदर यूरेटर में आ जाती है, तो जो ये कंडीशन होती है यूरेटर में या यूरिथ्रा में ये फंस जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है इसकी यूरोलिथियासिस की कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर यूरेटर के अंदर, जो किसी स्टोन के कारण या फिर ट्यूमर के कारण है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यूरिन का आगे की तरफ फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो पा रहा है जैसा कि नेचुरली होता है। तो उस कंडीशन में ये यूरिन क्या है, बैक फ्लो करने लग जाता है और यहाँ पर किडनी के अंदर भी बहुत अत्यधिक मात्रा में यूरिन इकट्ठा होने लग जाता है, तो वो कंडीशन कहलाते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस प्रोसीजर के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, मतलब क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इस प्रोसीजर को अपन नहीं कर सकते। पहला है इसका कॉन्ट्रास्ट से, जब पेशेंट को एलर्जी हो तो उस कंडीशन में अपन नहीं कर सकते। पेशेंट को सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, बहुत अत्यधिक मात्रा में पेट दर्द हो, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो पेशेंट की, कंप्लीट रीनल फेलियर हो, मतलब किडनी फेलियर हो, डायबिटिक पेशेंट हो, थायरोटॉक्सिकोसिस हो। थायरोटॉक्सिस वो मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करने लग जाती है। मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिस बोन मैरो के अंदर जो कि प्लाज्मा सेल्स होती है, उन प्लाज्मा सेल्स का इंक्रीमेंट होने लगता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है प्लाज्मा सेल्स की बोन मैरो के अंदर, तो वो कंडीशन कहलाती है मल्टीपल माइलोमा, वो कि ब्लड के अंदर भी आने लग जाती है। तो ब्लड से फिल्टर होकर, पता है वो जनरली इसके अंदर ब्लड जब फिल्टर होगा तो किडनी से फिल्टर होगा, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर दिखती है मल्टीपल माइलोमा में भी। नेक्स्ट है कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस प्रोसीजर के दौरान रिक्वायर होते हैं। एक तो चाहिए कि रेडियोग्राफिक यूनिट, रेडियोग्राफिक कैसेट्स, एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड जो कि यूरेटर्स को अच्छे से विजुअलाइज करने के काम आता है ये, मेटलिक मार्कर्स, IV सेट विद 50 ml सिरिंज एंड इमरजेंसी ड्रग्स लाइक एविल एंड डेक्सोना जो कि एक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये सभी इक्विपमेंट चाहिए अपन को इस प्रोसीजर के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ किया जाता है इस प्रोसीजर के लिए। HOCM और LOCM दोनों ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज कर सकते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। LOCM की बात करें तो LOCM यहाँ पे आयोक्सिल यूज कर सकते हैं, और HOCM यहाँ पे यूरोग्राफिन 60% जिसका नाम है डायट्रीजोज सेकेंड। बट वी प्रेफर LOCM बिकॉज ऑफ LOCM इज लेस टॉक्सिक देन HOCM। जनरली हम क्या करते हैं कि LOCM कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ही प्रेफर करते हैं, उन्हीं की LOCM का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो HOCM हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है LOCM की तुलना के अंदर। डोज की बात करें तो जो जनरली एक एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर 50 ml डोज यूज़ की जाती है इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, और जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ की जाती है। ठीक है, डबल डोज IVP की जाती है तो डबल डोज में 2 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है इस प्रोसीजर के दौरान। सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो 2 या 3 एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले लो डाइट या और लाइट मील ले, मतलब कम खाना या और हल्का खाना ले पेशेंट है। और यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी जो भी डायबिटिक मेडिसिन होती है उनको अपन क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते 2-3 दिन पहले एग्जामिनेशन से पूर्व। ठीक है, उसके बाद में जो पेशेंट आता है तो तब अपन उसका सीरम क्रिएटिनिन एंड RFT टेस्ट करवाते हैं। अगर RFT एंड सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट नॉर्मल रेंज में पाए जाते हैं तो अपन इस प्रोसीजर को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। और पेशेंट को क्या होता है, एग्जामिनेशन से 6 से 8 घंटे पहले ही कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जाता है। NBM का मतलब है नथिंग बाई माउथ, मुँह से कुछ भी नहीं खाना पीना। पेशेंट शुड टू टेक डल्कोलेक्स टैबलेट्स टू क्लीन फीकल एंड गैस फ्रॉम बाउल बिकॉज फीकल पार्ट एंड गैस कैन डिक्रीज इमेज क्वालिटी।
इमेज के अंदर ये दोनों की फीकल पार्ट एंड गैसेस दोनों दिखते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एग्जामिनेशन से 1 नाइट पहले ही, एग्जामिनेशन से पहले की रात को क्या करते हैं, पेशेंट को डल्कोलक्स टैबलेट्स देते हैं, जो कि एक प्रकार का परगेटिव है, जो फीकल मैटर्स को रिमूव कर देता है वहाँ से। कब्ज़ की दवा है जनरली कहे तो। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपन इसके प्रोसीजर के बारे में, कि इसको प्रोसीजर को कैसे प्रोसीड करते हैं। जब पेशेंट रूम में आता है एग्जामिनेशन रूम में, तो सभी उसके जो जितने भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थे उनको सबसे पहले अपन चेक करते हैं। चेक करने के बाद में चेक कर लेते हैं जैसे सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, और उसका आरएफटी लेवल, आरएफटी क्या है, आरएफटी टेस्ट क्या है, उसको रिपोर्ट्स को चेक कर लेते हैं। और उसके ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम ये भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को अपन सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, ठीक है। सुपाइन पोजीशन लिटाने के बाद में अपन एक फिल्म लेते हैं, इसको बोलते हैं स्काउट फिल्म, प्लेन फिल्म लेते हैं। तो वो स्काउट फिल्म ली जाती है पेशेंट की बाउल प्रिपरेशन को देखने के लिए, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं उसको चेक करने के लिए कि कौन सी जगह अच्छे से सेट में जो पोजीशन है पेशेंट की वो अच्छे से सेट है या नहीं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, आईवी सेट को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके मीडियन एंटीक्यूबिटल वेन के अंदर। उसके बाद में अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन करते हैं पेशेंट की वेन में, और कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करने के बाद अपन क्या होता है, एक सीरीज ऑफ एक्सरे लेते हैं, जो कि आगे अपन स्टडी करेंगे। और जो सीरीज ऑफ एक्सरे लेते हैं वो 14-17 की साइज़ की फिल्म के अंदर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लेते हैं नेफ्रोग्राम फेज के अंदर जो 5 मिनट वाली फिल्म होते हैं वो लेते हैं, जो कि कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद में लेते हैं। जो नेफ्रोग्राम फेज के अंदर जो 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट वाली फिल्म होती है वो सुपाइन पोजीशन में एपी एब्डोमेन में ली जाती है। वो देखने के लिए ली जाती है रीनल पैरेंकाइमा को। रीनल पैरेंकाइमा आते हैं कलेक्टिंग सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स, दोनों ही रीनल पैरेंकाइमा के अंदर। रीनल पैरेंकाइमा का मतलब है कि जिसके अंदर कलेक्टिंग सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स दोनों इंक्लूड होते हैं। दूसरी फिल्म लेते हैं अपन 15 मिनट वाली फिल्म लेते हैं, जिसको अपन सेक्रेटरी फेज में लेते हैं। सेक्रेटरी फेज में क्या, वो भी सुपाइन पोजीशन एपी एब्डोमेन में ही लेते हैं। इसके अंदर अपन तो देखते हैं बॉडी जो कि दोनों किडनी जो होती हैं, बोथ किडनीज को, अपर यूरेटर्स को, है ना, और यूपी जंक्शन को, यूरेटर और पेल्विक जंक्शन को। अपर यूरेटर जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है यूरेटर का, वो तो उसके अंदर यूपी जंक्शन आ जाता है, और बोथ किडनीज दोनों दिख जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर तीसरी फिल्म लेते हैं, वो 25 मिनट वाली फिल्म होती है, जिसको अपन बोलते हैं यूरेट्रोग्राम फेज। यूरेट्रोग्राम फेज के अंदर अपन बेसिकली यूरेटर्स को ही स्टडी करते हैं, और जो यूरेटर्स का जो लोअर पार्ट, डिस्टल पार्ट होता है, मोस्ट डिस्टल पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं अपने यूवी जंक्शन, उनको देखने के लिए करते हैं। तो जो यूरेट्रोग्राम या 25 मिनट वाली फिल्म लेते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड होता है, उसको अप्लाई करते हैं एब्डोमिन पे, ताकि अपन अच्छे से वो एक्सपेंड होके अच्छे से वो यूरेटर्स को अपन विजुअलाइज कर सकें। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोन पोजीशन के अंदर ये फिल्म ली जाती है, और जो बाकी सभी पोजीशन फिल्म्स थी वो सुपाइन पोजीशन में एपी एब्डोमेन में ली जा रही है। उसके बाद में अपन फिल्म लेते हैं सिस्टोग्राम फेज के अंदर, वो होती है फ्री वॉइड फिल्म, वो या 45 मिनट वाली फिल्म, ठीक है। तो जो 45 मिनट वाली फिल्म होती है वो भी सुपाइन पोजीशन एपी एब्डोमेन में ही ली जाती है। इसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए किया जाता है, इसको ब्लैडर की कैपेसिटी को, और जो ब्लैडर के अंदर किसी भी प्रकार का डाइवर्टिकुलाई है या फिर ब्लैडर में किसी प्रकार की सिस्ट है, इन सभी कंडीशंस को अपन डायग्नोस करने के लिए ये फिल्म सिस्टोग्राम फेज के अंदर ये फिल्म लेते हैं, प्री वॉइड फिल्म। नेक्स्ट लास्ट वाली फिल्म है वो है पोस्ट वॉइड फिल्म। पोस्ट वॉइड फिल्म कब लेते हैं, वो लेते हैं आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब जब पेशेंट मैच्योरेट कर दिया है, मैच्योरेशन के लिए बोलते हैं, जब मैच्योरेट हो जाता है मैच्योरेट पेशेंट, तो उसके बाद में ये पोस्ट वॉइड फिल्म ली जाती है। ये भी सुपाइन पोजीशन में ही ली जाती है, और इसको देखा जाता है कि पेशेंट के जो गोल ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर कहीं रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं बचा है कॉन्ट्रास्ट का, तो उसको देखने के लिए ये फिल्म लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसके आफ्टर केयरिंग की, पेशेंट की क्या आफ्टर केयर की जाती है प्रोसीजर के बाद में। तो आफ्टर केयर में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आईवी सेट या कैन्यूला लगाया था पेशेंट के, उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और वहाँ पर कुछ देर के लिए पेशेंट के प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं ब्लीडिंग से बचने के लिए, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं हो। उसके बाद में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सफिशिएंट पानी ले,
और जो जितने मात्रा में ड्रिंक्स है वो ड्रिंक्स ले। जितना ज़्यादा हार्ट पेशेंट है ड्रिंक्स लेगा या पानी पिएगा तो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट रेजिडुअल कॉन्ट्रास्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा उससे। उसके बाद में अपन पेशेंट को एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, जो कि टैबलेट्स देते हैं पेशेंट को, जो कि एंटी एलर्जी को, ताकि किसी प्रकार की पेशेंट को एलर्जी हुई हो तो वो उनको अपन क्या कर सकें, उसको रस में प्रेस कर सके उनको, ताकि अपन। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। इस प्रोसीजर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एक तो एलर्जी रिएक्शंस हो सकते हैं, दूसरा है बर्निंग सेंसेशन इन द आर्म। जहाँ पर अपन ने आईवी सेट लगाया था तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सो आज का एक लेक्चर हुआ कंप्लीट दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर एंड so please like, share and subscribe to my educational YouTube channel RT Lectures, and also press the bell icon for next video notification. So thank you guys. If you like my content, please support this channel. Thank you so much.